हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने 8 चैप्टर किया था 9th क्लास का। तो आज 11th क्लास का हमने 8 चैप्टर किया था। आज हम उसका 9th चैप्टर करेंगे जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो आज का हमारा चैप्टर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉलिड। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it tends to regain its original end shape when the applied force is removed। भाई मान लो मैं किसी स्प्रिंग को खींचता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है ये समझेंगे। मान लो ये मेरा कोई स्प्रिंग है और मैंने इसे खींच लिया। अब ये जो खिंचाव आया है, मैं स्प्रिंग को छोड़ता हूँ, मैं स्प्रिंग को क्या करता हूँ, खींचने के लिए मैंने इस तरफ एक क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को छोड़ा तो ये दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाता है, उसी शेप में वापस आ जाता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से वापस आता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक है। और जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर आएगी, मान लो अगर वो ओरिजिनली उसी शेप को नहीं ले पाता है, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन आ जाती है, उसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, हल्के फुल्के। बट कई बार क्या होता है कि हम इतनी फोर्स लगा देते हैं, अगर स्प्रिंग पे ज़्यादा फोर्स लगाएं तो जो ये राउंड शेप का स्प्रिंग है, ये कुछ ऐसा स्प्रिंग है, बिल्कुल फ्लैटन कर देते हैं। जो हल्के स्प्रिंग होते हैं उन्हें हम बिल्कुल फ्लैटन कर देते हैं। ऐसे ही जो क्या होती है प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। मगर मतलब कि अगर वो अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को वापस ले ले तो इलास्टिसिटी, और अगर वापस ना ले पाए तो क्या कहलाएगी, प्लास्टिसिटी कहलाएगी। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड का जो रीज़न है वो रीज़न आप समझेंगे। देखिए भाई, इलास्टिक जो रीज़न क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं वो उसके पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं। जब मान लो मैं इस एक पार्टिकल को खींचूंगा तो ये पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, ये इन पे भी खिंचाव आएगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, आपने इनर्शिया पढ़ा होगा, और इनर्शिया के लिए अनुसार आपको पता है जब तक किसी पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये अपनी ओरिजिनल टेंडेंसी को रिमेन कंटेन करने की कोशिश करेंगे, वैसा रहने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को नहीं हिलाएंगे और इस पार्टिकल को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने फोर्स यहाँ से रिमूव की, ये वाले पार्टिकल इसे अपनी फोर्स से दोबारा अपनी तरफ खींच लेंगे और इसके ओरिजिनल शेप में ये आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी का रीज़न आप समझ गएंगे। ये स्प्रिंग लाइक फोर्सेज होती हैं, जो फोर्सेज होती हैं स्प्रिंग लाइक काम करती हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग के अंदर जो क्या आती है, स्प्रिंग की जो फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग की जो फोर्स है, स्प्रिंग पे आपने कितनी फोर्स लगाई वो पहले भी आप पढ़ चुके हो, -kx के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि स्प्रिंग पे जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्सटेंशन के ऊपर। उसके एक्सटेंशन की क्या रहती है, वो प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है। और यही लॉ, ये इस लॉ को किस नाम से जाना गया था, हुक्स लॉ के नाम से जाना गया था। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी या उस पर कितनी फोर्स लगाई गई है, उसकी इलास्टिसिटी उस पर डिपेंड करेगी है। क्या किसके दिया था ये लॉ, हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भाई स्ट्रेस क्या होता है। देखो, स्ट्रेस कुछ नहीं होता, अगर मैं साधारण भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊँ, हम नॉर्मली एक वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है एक तरह से प्रेशर। स्ट्रेस का मतलब एक तरह से क्या होता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स एक एरिया पे लगाई जाए, कोई भी फोर्स एक एरिया पर लगाई जाए उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स बाय एरिया क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है। फोर्स बाय एरिया आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। भाई जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा रीगेन करने में मदद करती है। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट जो फोर्स लग रही है उसे क्या कहेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है ml-1 t-2। अब देखेंगे अगर सिलेंडर इज स्टेड बाय 2 इक्वल फोर्सेज अप्लाइड नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले तो ये समझिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो लास्ट एंड पॉइंट है, समझेंगे, ये जो लास्ट एंड पॉइंट है इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जिसे आप मूव कह सकते हैं। जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होते हैं उसे ही आप क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है।
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज टेंसाइल स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगी, मतलब आपका अगर पेन है तो पेन का जो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है उनके ऊपर जो फोर्सेज लगी वो क्या लगी, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाई। और अगर उसके बाकी एरिया पर जो फोर्स लगी वो क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी समझ में आएगा कॉन्फ़िगरेशन शब्द का मतलब क्या होता है। देखो भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर आपको शब्द मिलेगा। तो मान लो ये कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, मैंने इसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया और कितने से बढ़ाया, डेल L लेंथ से बढ़ाया, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल L बाई L। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आया ना, लंबाई में कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आया मतलब लेंथ में चेंज आया, और ओरिजिनल लेंथ कौन सी थी, L थी। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ L क्या होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है। द रिस्टोरिंग फोर्स per unit area developed due to the applied tensile force, tangential force is known as tangential and shearing stress। देखो भाई ये समझेंगे, मान लो ये कोई शेप है, ये कोई बॉडी है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका एंगल थीटा है। अगर देखा जाए ये एंगल क्या है, थीटा है। अब ये बॉडी मान लो डिफॉर्म हो जाती है, ऐसे हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो जाती है, थोड़ा सा ये यहाँ से क्या कर देती है, चेंज हो जाती है। देखते हैं दोबारा से, यहाँ पे एंगल थीटा था, मान लो ये हल्का यहाँ से चेंज हो जाती है। ये एंगल जो चेंज आया मतलब उसकी शेप में चेंज आ जाना। बिल्कुल फ्लैटन अगर कोई चीज़ है, मान लो एक डिब्बा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, उसे आप थोड़ा सा दबाते हो वो एक तरफ झुक जाता है, तो उसके एंगल में चेंज आया है ना, उसके बेस के साथ उसका एंगल क्या हुआ है, चेंज हुआ है। उसी स्ट्रेस को क्या कहते हैं, शीयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, आप समझेंगे। ठीक है। द स्ट्रेन सो प्रोड्यूस इज नोन एज शीयरिंग स्ट्रेस। अब शीयरिंग स्ट्रेस लेके आने के लिए जो स्ट्रेन आया है भाई, ऐसे में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चेंज आया उसके फेस में डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है। तो डेल एक्स जो फेस में चेंज आया, बाय में लेंथ क्या हो जाता है, शीयरिंग स्ट्रेन होता है। ये किसके बराबर लिया जाता है, टेन थीटा के बराबर लिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे की अगर बात करें, द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। देखो भाई, अगर वॉल्यूम में चेंज आया होता तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। हमने लॉन्गिट्यूडनल समझा तो लेंथ में चेंज आया था। अगर शेप में चेंज आया भाई, थोड़ा सा उसका झुकाव बदला तो टिल्ट हुआ, तो क्या हुआ, शीयरिंग स्ट्रेन आ गया। अब वॉल्यूम के अंदर चेंज आया तो क्या लाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। सिंस द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द डायमेंशन। अब क्या होता है, जो है स्ट्रेन है भाई, लेंथ बाय लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ऐसे ही स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसकी ना कोई यूनिट होगी ना उसकी कोई डायमेंशन होगी। हुक्स लॉ क्या कहते हैं, हुक्स लॉ के अनुसार कहा जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो हमें कांस्टेंट लेके आए के, और के को यहाँ पर क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आप देखेंगे, यहाँ पर इस कर्व को एक बार देखेंगे तो ए पॉइंट वो है जहाँ तक आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते रहो कोई ज़्यादा प्रभाव उसके अंदर नहीं पड़ेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सकता है। यहाँ पर ए पॉइंट वो है जहाँ तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सकता है। बी पॉइंट पर जब वो जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएंगे, उसके अंदर थोड़ा बहुत कोई ना कोई चेंज आएगा। द पॉइंट बी इन द कर्व इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट एंड ऑल्सो नोन एज याल इलास्टिक लिमिट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन द यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर बी पर आप जैसे ही पहुँचे तो उसके अंदर क्या आने लगेगा, बी वो पॉइंट है जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है। उससे अगर आप उसे आगे चेंज करते हैं तो अपने आप को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी शोज दिस व्हेन द लोड इज रिमूव्ड से द सम पॉइंट सी बिटवीन बी एंड डी द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। भाई बी और डी के बीच में आप कोई भी फोर्स लगाइए, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन नहीं कर पाएंगे। बी और डी के बीच में अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं गेन कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो ई पॉइंट दिखाया गया है, ई पॉइंट का मतलब है फ्रैक्चर पॉइंट। अगर ई पॉइंट से आगे आपने उस पर कोई फोर्स लगा दी तो वो अपने आप को तोड़ देगा। डी और ई वो पॉइंट होते हैं, डी से आगे जाएगा तो वो अपनी शेप को दोबारा तो नहीं ले सकता, बट ई से पहले रहा, डी से आगे और ई से पहले रहा तो शेप दोबारा नहीं लेके आ पाएगा जो थी, बट वो टूटे भी नहीं गा। क्या नहीं करेगा, टूटे भी नहीं गा। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, मेलिएबल।
पदार्थ कैसे हो जाते हैं, मैलिएबल हो जाते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है उनकी क्या बना देना, शीट बना देना, चद्दर बना देना, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी पूछा जाए किस किस के बीच में है, डी और ई पॉइंट के यहाँ पर। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि डक्टिलिटी, दूसरा वर्ड यहाँ पे डक्टाइल होते हैं, वो डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि उनको क्या बनाई जा सकती हैं, वायर बनाई जा सकती हैं। ऐसे सब्सटेंस इसी लिमिट के अंदर इस सब्सटेंसों की वायर और चद्दर बनाई जाती हैं। अगर इससे नीचे बनाया तो अपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ चेंज ले आएंगे, वापस बैक जाएंगे, और अगर इससे आगे चले गए तो क्या कर देंगे, उससे आगे निकल गए तो टूट जाएंगे, उससे आगे निकल गए तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। अब आगे देखते हैं भाई, सब्सटेंसेस लाइक टिश्यू ऑफ ओल्टा, ओल्टा होती है हमारे शरीर की एक आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। सब्सटेंसेस लाइक टिश्यू ऑफ ओल्टा, रबर एक्सेट्रा विच कैन स्ट्रेस टू कोज लॉर्ज स्ट्रेन, भाई जिन्हें बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, इलास्टोमर्स कहा जाता है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। अब बात है यंग्स मॉडुलस की, ठीक है। देखो भाई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही तो क्या था, मॉडुलस था ना। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या था, मॉडुलस था। अगर ये स्ट्रेन कौन सा हो, लॉन्गिट्यूडनल, अगर ये स्ट्रेन कौन सा हो, लॉन्गिट्यूडनल, तो इस मॉडुलस का नाम क्या हो जाता है, यंग्स मॉडुलस। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता था, देखो भाई गामा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल एल बाई एल। इसके नीचे वाला एल ऊपर क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, यंग्स मॉडुलस वाई बराबर है एफ एल, एफ फोर्स है, एल लेंथ है, ए एरिया है, और डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर होगी, और ये इस बार एचएसएससी के पेपर में पूछा भी गया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल इसका क्या रहती है, यूनिट रहती है। ये न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल आप पक्का देखा करो गाइस, इनका सेशन भी जरूर करवाऊंगा, फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, थ्योरी करवा रहा हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। आप यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी यंग्स मॉडुलस निकालना हो तो उसके अंदर एरिया पाई आर स्क्वायर से आप रखेंगे। शियर मॉडुलस की बात की जाए तो शियर मॉडुलस क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन बाय स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। और स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन का हमने देखा था डेल एक्स बाय एल था, डेल एक्स बाय एल था, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ गुना एल बाय में ए गुना डेल एक्स। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। और एल बाई डी एक्स को आप थीटा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। गामा जी क्या हो जाएगा, जी इंटू थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ शियर मॉडुलस भी क्या रहेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल रहेगी। याद रखेंगे ज़्यादातर मटेरियल के लिए जो शेयरिंग मॉडुलस है या फिर यंग्स मॉडुलस, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, शेयरिंग मॉडुलस बराबर होता है यंग्स मॉडुलस बाय में 3। ये रिलेशन आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। अगला है हमारा बल्क मॉडुलस। अब देखो भाई, 3 तरह के हमने स्ट्रेन पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, शेयरिंग पढ़ा था, और तीसरा कौन सा पता है, वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा था। तो क्या करते हैं, स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देते हैं, तो उसे क्या कह देंगे, बल्क मॉडुलस। उसे क्या कह देंगे, बल्क मॉडुलस। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द, हाइड्रोलिक स्ट्रेस वही थी ना, टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन कॉल्ड बल्क मॉडुलस, डेल वी बाय वी। द नेगेटिव साइंस इंडिकेट, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि प्रेशर के इंक्रीज के साथ वॉल्यूम डिक्रीज करती है। हमेशा याद रखेंगे, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। थर्मोडाइनमिक्स में आगे इन चीज़ों को और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। अगर P पॉजिटिव है तो डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये वही है कि उसके ऐसा यूनिट क्या होती है और उसकी डायमेंशन क्या होती है, एक बार ये ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को क्या कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी। आजकल डेफिनेशन का ज़माना है, आप लोगों से काफ़ी सारे पेपरों में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इनमें से 4 में से ऑप्शन चूज कीजिए जो इसकी बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन है, सबसे अच्छी जो इसकी डेफिनेशन में से 4 में से एक चूज़ कीजिए। तो ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। आगे आते हैं, पॉइजन्स रेशियो की बात की जाए तो पॉइजन्स रेशियो होता है द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। Simon Poisson pointed out that within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to the longitudinal strain. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain, देखो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो वो क्या कहलाता है, पॉइजन्स रेशियो कहलाता है।
If the original diameter of the wire is A and the construction of diameter under stress is del D, the lateral strain is del D by D. If the original length of the wire is L, तो देखेंगे यहाँ पर, देखो भाई कुछ नहीं होता, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जो होता है वो क्या कहलाता है, पॉइजन्स रेशियो। आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडल आपको पता है, लेटरल क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है कि भाई उसकी आप यूँ कह दीजिए डायमीटर में जो चेंज आएगा, आप यूँ समझ लो जो डायमीटर में चेंज आएगा वो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। डायमीटर के अंदर अगर चेंज आया तो क्या आएगा, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। और अगर लेंथ में आया तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, या फिर आप कह सकते हो द वर्क स्टोर इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज म्यू इज इक्वल टू 1/2 गामा ई, ठीक है। या फिर फॉर्मूला क्या है, 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, और ये फार्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है गाइस। हाँ, तो आज की सेशन में यही आपकी थ्योरी थी। एक बार समरी को देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन इज द फंक्शनल चेंज इन द डायमेंशन, ठीक है। दूसरा, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसका लॉ था, हुक्स लॉ था। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, 3 तरीके के होते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और शियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। When an object is under tension or compression, the Hooke's law takes the form. Hooke's law किस में बदल जाता है, F/A y। ये y यहाँ पर क्या है, y आपने थर्ड जो लाइन है इसके अंदर y जो शब्द दिखाई दे रहा है ये क्या है, यंग्स मॉडुलस है, ये आप ध्यान रखेंगे। ए पेयर ऑफ फोर्सेज, ये आपका क्या है, इन दिस ए पेयर ऑफ फोर्सेज व्हेन अप्लाइड पैरेलल टू द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेसेज द सॉलिड फॉर्म्स। ये यहाँ पर क्या है, जी आपका, जी यहाँ पे आप क्या है, शेयरिंग में है, और बी नीचे वाले में आपका क्या है, बल्क मॉडुलस के अंदर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज प्लीज़ आप इन मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज शेयर कीजिए और इन्हें देख भी लिया करें, ठीक है। जल्दी ही आपको अनअकैडमी पर भी मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको अनअकैडमी पर भी जल्दी ही क्लासेस दिया करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको अनअकैडमी पर जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस अवेलेबल करवाने लग जाऊँ प्रैक्टिस के लिए। तो नीट के जो भी बच्चे हैं प्लीज़ गाइस, और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इनसाइट्स एजुकेशन हब, ठीक है। और जल्दी ही मैं आपको अनअकैडमी का भी लिंक देना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।